हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज मैं आप लोगों को सिविल सर्विसेज एग्जाम के प्रीलिम्स में इकोनॉमिक्स की तैयारी कैसे करें उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूं। और साथ ही मैं आप लोगों को प्रीलिम्स और मेंस में इकोनॉमिक्स के उन सब टॉपिक का डिस्कशन करूंगा जिनके आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। मतलब ये हो गया कि हम लोग इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स के उन सब टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इवन मैं आप लोगों को सब इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो 100% आएंगे, या फिर या तो 100% आएंगे, या फिर जिनके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा होंगे। कि सिविल सर्विसेज एग्जाम का सिलेबस कभी भी डिफाइन नहीं रहा है, कभी भी कंफर्म नहीं रहा है। तो अगर आप सिविल सर्विसेज एग्जाम के सिलेबस के बेसिस पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो शायद आपका डायरेक्शन गलत है। बिकॉज हमेशा सिलेबस के पैटर्न पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें सिलेबस तो होता है डेफिनेटली, लेकिन गाइस जो जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है जाननी कि अगर आप करंट अफेयर्स को भी पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर्स के भी कौन कौन से टॉपिक्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और कौन कौन से टॉपिक्स को आपको इग्नोर करना है। राइट, क्योंकि आज हमारा सेशन स्पेशलाइज्ड है इकोनॉमिक्स पर और में भी इकोनॉमी पे। तो गाइस आज हम लोग सारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। आज मैं आप लोगों को गाइस ये भी डिफरेंस समझाऊंगा कि इकोनॉमी क्या होती है और इकोनॉमिक्स क्या होता है। राइट, क्योंकि गाइस काफी सारे लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट है। वो मानते हैं कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी एक ही बात होती है। नहीं गाइस, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। ओके, एक तो ये बात है गाइस। सेकंड थिंग इज दैट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता रहा हूँ कि सेमिकॉन क्लासेस आप लोगों को सिविल सर्विसेज एग्जाम में क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। राइट, तो प्लीज गाइज ध्यान से देखिएगा। गाइज वी आर ऑफरिंग बेसिकली थ्री कोर्सेज। गाइज जो कोर्सेज इस तरीके से हैं। गाइज पहला कोर्स हम आपको ऑफर कर रहे हैं प्रीलिम्स और मेंस का स्पेशल बैच, जिसमें हम इकोनॉमिक्स का डिस्कशन करते हैं। ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक्स का ओनली इकोनॉमिक्स का डिस्कशन होगा, वो सारे डिस्कशन जो प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सेकंड गाइज, जिन लोगों का प्रीलिम्स ऑब्वियस ही बात है बहुत अच्छा प्रिपरेशन चल रही है, तो गाइज वो अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं हमारे साथ में। और ऑप्शनल में गाइज हम लोग इकोनॉमिक्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी हम लोग इकोनॉमिक्स एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं काफी सालों से। तो गाइज अब वो भी हमारे यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। थर्ड सब्जेक्ट गाइज, गाइज आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है। ठीक है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स है। तो गाइज उन सब लोगों के लिए इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का ये बैच बहुत अच्छा रहेगा। जो गाइस हमारी ऑब्वियस सी बात है सिविल सर्विसेज एग्जाम के स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं। तो गाइस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, इकोनॉमिक्स ऑप्शनल एंड तीसरा स्पेशल बैच फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस, ये तीनों बैच गाइस रनिंग में स्टार्ट हो चुके हैं। सो इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस बैच और बेसिकली इफ यू वांट टू टेक एनी डेमो और टू डिस्कस एनीथिंग विद अस, देन गाइस आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। सो गाइस हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा। जितनी बातें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये गाइस बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं। ठीक है, ओके ओके गाइस, तो अगर हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो गाइस हमारे टॉपिक में जो सबसे पहले शुरुआत होती है वो इसी बेसिक से होती है कि व्हाट इज इकोनॉमी, व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हमें डिस्कशन करना है टोटल चीजों पर। ठीक है, लेकिन मैं शुरुआत में डिस्कस कर रहा हूं कि व्हाट इज इकोनॉमी एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो आप पहले इनमें डिफरेंस समझ लीजिए। सबसे पहले देखिए गाइस, अगर आप बिल्कुल ब्रॉड लेवल पे सब्जेक्ट को देखो तो ये इनका जो सिलेबस होता है वही चीज को डिफरेंशिएट करता है। देखो गाइस, कुछ इकोनॉमिक्स ऐसा मानते हैं, इवन मैं भी ऐसा मानता हूं कि जो इकोनॉमी होता है वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट होता है। अगर आप इसका हिंदी मीनिंग भी देखें तो इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अर्थशास्त्र। तो टेक्निकली आप ये समझिए, अर्थशास्त्र का या इकोनॉमिक्स का मतलब हो गया कि आप उन टूल्स को सीख रहे हो, उन टेक्निक्स को सीख रहे हो जिनके बेसिस पे आप अपनी इकोनॉमी को हैंडल करोगे। आई रिपीट माई सेल्फ अगेन, इकोनॉमी कह सकते हो एक तरह का सिस्टम है, एक तरह का सोशल है या सोसाइटी सोसाइटी है। इकोनॉमिक सोसाइटी है, उसके इश्यूज हैं सोसाइटी के।
ठीक है। तो उन इश्यूज को या आप कह सकते हो सोशल डेवलपमेंट को आपको कनेक्ट करना है, आपको सॉल्व करना है, आपको डिस्कस करना है, देन यू हैव टू यूज सम टेक्निक्स और सम टूल्स, और वो गए सारे के सारे टूल्स का होंगे इकोनॉमिक्स में। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, नेशनल इनकम। गाइस नेशनल इनकम एक टूल है, टेक्निक है, जिसके बेसिस पे इकोनॉमी की ग्रोथ डिसाइड होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये नेशनल इनकम जो पार्ट होता है नेशनल इनकम, वो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। मैं बताऊंगा आपको, इवन मैं आपको इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट समझाऊंगा, लिखवाऊंगा, तो आपको डिटेल समझ में आएगी। ठीक है गाइस, तो बेसिकली बात इतनी सी है, इकोनॉमी में हम लोग मैनेजमेंट की बात करते हैं, हम लोग सोशल इश्यूज की बात करते हैं, हम लोग सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, या आप कह सकते हो कि हम इकोनॉमिक्स के टूल्स को इस्तेमाल करके अपने इकोनॉमी को मैनेज करते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू कंसेप्ट्स। ठीक है, बाकी जब गाइस आगे फर्दर डिस्कशन होगा तो आपको पता चलेगा। टेक्निकली अगर गाइस मैं आप लोगों से बात करूं आपके प्रीलिम्स और मेंस की, तो ये बेसिकली आपके दोनों एग्जाम्स में आएंगे, प्रीलिम्स। अच्छा, इस चीज से आप लोग सारे लोग फैमिलाइज हो कि व्हाट इज प्रीलिम्स एंड व्हाट इज मेंस एग्जाम। ठीक है, ये मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, लेकिन सब लोगों को बहुत अच्छे से पता है। प्रीलिम्स ये बेसिकली गाइस आपके सिविल सर्विसेज एग्जाम में 3 स्टेजेस होती हैं, कह सकते हो 3 पड़ाव होते हैं, 3 दरवाजे होते हैं। एक होता है प्रीलिम्स का दरवाजा, प्रीलिम्स की स्टेज, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट, लैक्स ऑफ पीपल, 10 लाख 8 7 से 10 लाख लोग पेपर देते हैं प्रीलिम्स का। ठीक है, इवन कह सकते हो फॉर्म भरते हैं। ठीक है, फॉर्म भरते हैं ये लोग प्रीलिम्स का, और सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स का एग्जाम देते हैं। तो उनमें से स्टूडेंट छटनी होते हैं। ठीक है, तो बहुत बिल्कुल स्टूडेंट जो अच्छे से अच्छे होते हैं, जो अच्छा स्कोर कर रखे होते हैं, कट ऑफ निकालते हैं। ठीक है, और गाइस वो अपने स्टूडेंट, यानी जो स्टूडेंट मेंस एग्जाम देने को डिजर्व कर रहे हैं, या जो प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं, उन लोगों को वो शॉर्टलिस्ट करते हैं और मेंस एग्जाम के लिए बुलाते हैं। इवन मेंस एग्जाम के लिए उनका नंबर आ जाता है। फिर स्टूडेंट के को कुछ टाइम मिलता है, जिस टाइमिंग में जनरल लेवल पे वो अपनी मेंस की प्रिपरेशन करते हैं। इवन प्रिपरेशन तो पहले से हो जाती है, बट वो रिवीजन वगैरह करते हैं। ठीक है, फिर वो मेंस का एग्जाम देते हैं। उसके बाद मेंस के एग्जाम के बाद में और फिर स्टूडेंट को अगेन फिल्टर किया जाता है, और कुछ ही लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और फिर इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू में ऑब्वियस सी बात है गाइस, जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछा जाता है, मतलब बहुत कुछ पूछा जाता है। और बहुत जतन करने के बाद, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आप सिविल सर्वेंट बनते हो। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स देना बड़ी बात नहीं है, प्रीलिम्स से मेंस तक आना बड़ी बात है। कहने का मतलब ये है कि प्रीलिम्स को क्वालिफाई करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि गाइस देखो, अगर आप प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हो तो ये एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि हाँ हम सही डायरेक्शन पे हैं, यानी हम लोग बेवकूफ नहीं है। हम लोगों को ऐसा नहीं कि हमें कुछ भी नहीं आता, हमें कुछ तो आता है, तभी हम लोगों ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई करा है। ठीक है, तो एक ये बेसिक डिफरेंस है जो मैंने आपको बेसिक लेवल पे बता दिया। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी इकोनॉमिक है, अभी हम लोग इकोनॉमी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इकोनॉमी इकोनॉमिक्स। तो प्रीलिम्स में गाइस जो हमारा सिलेबस है, प्रीलिम्स में गाइस जो हमारा सिलेबस है इकोनॉमी का, वहां पे इसका नाम है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जस्ट इसके अंदर वो सारी बातें आ जाएंगी जो बेसिकली मैनेज होंगी। जैसे एग्जांपल एग्रीकल्चर आ जाएगा, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट ये बात एग्रीकल्चर है, मतलब आप ये मान के चलो एग्रीकल्चर हो गया, फिर इरिगेशन फैसिलिटीज हो गई, इवन आप कह सकते हो ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, राइट। each and everything which is related to the agriculture, or we can basically related to the soil, गाइस उन सब चीजों में हमारा प्रीलिम्स में ये इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट होंगे। ठीक है, सो प्रीलिम्स में गाइस हमारे इकोनॉमी एंड सोशल डेवलपमेंट है। सिमिलरली अगर मैं मेंस में इकोनॉमिक्स की बात करूं तो गाइस ध्यान रखना, मेंस में जो इकोनॉमिक्स है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। आप समझिएगा, पहले तो हम इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर हम लोग यहाँ पे मेंस में को भी 2 पार्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। गाइस मेंस में एक आपका एक जो इकोनॉमिक्स या इकोनॉमी आएगा
वो जीएस पेपर 3 में आएगा, जहां पे इसका नाम है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। बहुत डिटेल डिस्कशन करूंगा मैं आप लोगों से अभी गाइस यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक तो गाइस जीएस पेपर 3 में आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट आएगा, ठीक है, यानी इकोनॉमिक से रिलेटेड डिस्कशन होंगे। ऑल दो थिंग जो मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा वो सारी पूछी जाएगी। और साथ साथ गाइस यहाँ पे आपको एज एन ऑप्शनल एक सब्जेक्ट दिया जाता है, ठीक है। अगर आप ऑप्शनल इकोनॉमिक्स लेते हैं तो फिर ये चैलेंज और बढ़ जाता है, ठीक है। तो ऑप्शनल में गाइस पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स कंसेप्ट है, और जिसके अंदर आप लोगों को इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी डिस्कस कराई जाती है, ठीक है, आपको पढ़ाई जाती है और आपसे इवन पूछी जाती है, ठीक है। अब ऑप्शनल की इकोनॉमिक्स में आप कह सकते हो, मैं बेसिक लेवल पे अगर आपको बता दूं, वैसे गाइस मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पे एक अलग वीडियो बनाई है, प्लीज आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मैं शॉर्ट में बता दूं तो गाइस ऑप्शनल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप गाइस इकोनॉमिक्स को एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हो तो शायद आपको प्रीलिम्स में बहुत हेल्प मिले, और आपको जीएस पेपर 3 में बहुत हेल्प मिले, और ऑब्वियस बात है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल में तो आपको हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। तो कहते प्रीलिम्स और मेंस में इनके नाम है। और गाइस अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं तो प्रीलिम्स में अराउंड जस्ट मैं बात करूं तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके। आप बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को, प्रीलिम्स में गाइस आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं। तो टेक्निकली देखो तो गाइस आपको प्रीलिम्स में आउट ऑफ 100 क्वेश्चन यू हैव टू बेसिकली अटेम्प्ट, और इकोनॉमिक्स के नॉट अटेम्प्ट, इकोनॉमिक्स के 15 से 25 क्वेश्चन मिल जाएंगे इकोनॉमिक्स के। यानी 100 में से 15 से 25 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स के मिल जाएंगे प्रीलिम्स में, राइट। जो टॉपिक्स में आपको अभी लिखवाऊंगा उन्हीं टॉपिक में से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने ये भी इंपॉर्टेंट बनाई हुई है कि प्रीलिम्स फर्दर इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, इवन मैंने वहां पे क्वेश्चंस डिस्कस करे हुए हैं, ठीक है। तो लेटेस्ट पेपर में भी मैंने डिस्कस किया हुआ है, तो प्लीज गाइस वो भी आप वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट टिप्स एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। नाउ अगर मैं जनरली इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स की बात करूं, अगर मैं जनरली इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में जस्ट आप ये समझिएगा टेक्निकल बेसिस पे, इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में टेक्निकल बेसिस पे अराउंड अराउंड पेपर के हिसाब से अगर मैं बात करूं, दोनों में 100% क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 15 से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को मिला के, तो आप ये मान के चलेगा 15 से 25 क्वेश्चंस में 40% क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से आते हैं और 60% क्वेश्चन इकोनॉमी से आते हैं। अब आपके माइंड में ये क्यूरियोसिटी आ रही होगी कि सर इकोनॉमी के कौन से टॉपिक्स हैं और इकोनॉमिक्स के कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि जब आपने इतना डिफरेंशिएट कर ही दिया है चीजों को तो फिर डिटेल बताओ, तो वो सारी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन गाइस आप प्लीज अपने माइंड में ये थोड़ी सी बातें रखिएगा कि जो इकोनॉमी में क्वेश्चंस आते हैं, जनरली इकोनॉमी में क्वेश्चंस आते हैं, वो गाइस समटाइम्स डायरेक्ट आते हैं, समटाइम्स इनडायरेक्ट आते हैं। या आप ये मान के चलिएगा आपको इकोनॉमी में 100% एप्लीकेशन क्वेश्चंस मिलेंगे। अब आप समझोगे सर व्हाट डू यू मीन बाय एप्लीकेशन क्वेश्चन। जैसे मैं आपसे बोलूं एग्रीकल्चर, जैसे मैं आपसे बोलूं जनरल लेवल पे एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर के अंदर आपको ये डिस्कस करना होगा कि इकोनॉमिक्स में जो पॉलिसीज थी जो बनाई थी हमने, जैसे गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी की पॉलिसी बनाई, उन सब पॉलिसीज का एग्रीकल्चर में क्या बेनिफिट हुआ। या जैसे एग्जांपल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एग्जांपल जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसकी वजह से हमारी एग्रीकल्चर में क्या फायदा हुआ, ठीक है। तो हमारे जितने भी एप्लीकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा है, वो गाइस हमारे इकोनॉमी का पार्ट होगा, ठीक है। वहीं गाइस अगर मैं आपसे बात करूं इकोनॉमिक्स में, तो गाइस इकोनॉमिक्स में जनरली अब मान के चलो डायरेक्ट क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं छोटा सा, डायरेक्ट क्वेश्चंस, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपका आरबीआई से रिलेटेड होगा। इवन प्रीलिम्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ गाइस, अभी मैं डिस्कशन कर रहा हूँ प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ऑब्जेक्टिव पेपर। यहाँ तो ऑब्वियसली बात है ऑब्जेक्टिव पेपर भी
एप्लीकेशन बेस्ड पर होगा। लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स वाले का पार्ट है वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है वो भी दो पार्ट में आ जाता है, या तो एप्लीकेशन पार्ट या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब हो सकता है वो आरबीआई से रिलेटेड किसी चीज की टर्मिनोलॉजी समझ लें आपसे, टर्मिनोलॉजी। ठीक है, जो भी कोई भी टर्म आ गया, मान लो एक एक टर्म मैंने नाम लिया रेपो रेट। ठीक है, एक मैंने नाम लिया, स्पेलिंग गलत हो रही है, रेपो रेट, एक मैंने नाम लिया यहाँ पे रेपो रेट, या एक मैंने नाम लिया रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, मैंने इनका नाम लिया। तो बेसिकली क्या है कि इनके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं, और प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड एप्लीकेशन आ सकती हैं। जैसे जैसे एग्जांपल आप मान के चलो कि हमारी इकोनॉमी के अंदर हाँ एज एग्जांपल कि किसी बैंक से, जिसमें आपको एग्जांपल करूं वो इकोनॉमिक्स का पार्ट होगा, किसी बैंक से 1 लाख रुपए निकाला गया, किसी भी बैंक से 1 लाख रुपए निकाला गया। तो वो जो 1 लाख रुपए निकाला है वो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और पूछेंगे, मतलब चारों ऑप्शन में बोलेंगे कि 1 लाख रुपए से इस बैंक का सरप्लस बढ़ा, या इसमें मॉनेटरी क्रिएशन इतना हुआ सेंट्रल बैंक के थ्रू, ये हुआ वो हुआ, वो 4 बातें बता देंगे और फिर ऑप्शन में दे देंगे कि इन चारों बातों में से कौन सी बातें सही हैं। जैसे एग्जांपल कि 2 लोग हैं, एक बंदे ने 1 लाख रुपए उठा के दूसरे बंदे को दे दिया, तो और दोनों का अलग अलग बैंक है। ठीक है, तो एक बैंक से 1 लाख रुपए उठ के दूसरे के बैंक अकाउंट में चला गया, तो ऑप्शन में दोनों बैंक के अकाउंट्स का डिस्कशन हो जाएगा। फिर कंट्री में मॉनेटरी क्रिएशन की बात आ जाएगी। जैसे एग्जांपल आप लोगों को मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, तो आपको पता है कि आफ्टर कोरोना और बेसिकली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन हमारी जो कंट्री है इंडिया कैशलेस इकोनॉमी बनी। ठीक है, कैशलेस इकोनॉमी की तरफ गई, इवन अब तो और ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी बनने की कगार पर है। ठीक है, तो ये तो कंसेप्ट क्लियर है कि जितना इकोनॉमी कैशलेस होगी उतना ही इकोनॉमी में पैसा कम छपेगा, राइट। और जितना कम पैसा छपेगा तो उतना मार्केट में कम सर्कुलेट होगा। तो टेक्निकली जो पैसे का अमाउंट है, मतलब डिजिट्स है, वो डिजिट सिर्फ कागजात में दिख रहे हैं। मतलब सेंट्रल बैंक के पास जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ वहीं पर दिख रहा है कि हमने इस साल इंडिया में इतना पैसा सर्कुलेट करा, टेक्निकली पैसा उतना छपा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात आप लोग? तो अगर मैं एक बैंक से 1 लाख रुपए उठा के किसी को दे रहा हूं तो मैं कैश दे रहा हूं, और अगर मैं अकाउंट ट्रांसफर कर रहा हूं तो मैं कैशलेस को प्रमोट कर रहा हूं। दोनों बातों में अगर डिफरेंस है, इन दोनों बातों में इकोनॉमी में कैश कितना सर्कुलेटेड है इस बात से भी फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ध्यान रखना ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चंस आपके इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो जस्ट ये माइंड में आप रखिएगा। और जस्ट अगर आपके माइंड में आए कि सर व्हाट अबाउट अदर क्वेश्चंस इन इकोनॉमी, तो आप मान के चलो, जैसे एग्जांपल एक कंसेप्ट आया, पूछा है, एक कंसेप्ट उन्होंने पूछा है कि व्हाट डू मीन बाय गोल्ड ट्रांच। ठीक है, कि गोल्ड ट्रांच क्या होता है, तो ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा हुआ। तो ये सब चीजें गाइस आप लोग अपने माइंड में रखिएगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे। इवन गाइस मैं आप लोगों को इनके जो पास्ट पेपर है जैसे उन्होंने पूछा हुआ है उस रिलेटेड में मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट डिस्कशन करूंगा यहाँ पर। ठीक है, ठीक है गाइस। अच्छा, एक काम की बात और है जो आप लोगों को प्लीज ध्यान से समझनी है, वो ये है कि जो हमारी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन होती है, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो, चाहे वो आपकी ज्योग्राफी की हो, हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो, या इकोनॉमिक्स की हो, वो किसी भी सब्जेक्ट की हो गाइस, उसमें एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जिसका नाम है करंट अफेयर्स। राइट गाइस, करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रीजन ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं मान के चलो कि आपकी पूरी सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन में आपने 100 क्वेश्चन फेस करें, मैं जनरली बता रहा हूं आपको, आपने 100 क्वेश्चन फेस करें, तो आउट ऑफ 100 50 क्वेश्चन जो होंगे, या आप ये भी कह सकते हो कि आपकी की पूरी एग्जाम प्रिपरेशन में 50% जो सिलेक्शन होता है, 50% सिलेक्शन गाइस इन करंट अफेयर्स पर डिपेंड होता है। यानी आप इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या एथिक्स हो, कुछ भी हो, इवन इंग्लिश भी हो, एसे राइटिंग भी हो, कुछ भी हो गाइस, सबके सब में करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इवन इवन अभी
अब ऐसे इंग्लिश का ऐसे राइटिंग होता है, ठीक है। अब उसमें तो जनरली ऐसे टॉपिक्स क्या आना चाहिए, कोई भी रैंडम टॉपिक, उसमें भी करंट अफेयर का कोई टॉपिक उठा लेते हैं। और बेसिकली होता है क्या है, करंट अफेयर्स में अगर आप करंट अफेयर को पढ़ रहे हो तो करंट अफेयर का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो ऑब्वियसली बात है मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो गाइस वहां पे कुछ टर्म्स के टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि 2016 में डीमोनेटाइजेशन आया था, ठीक है। तो डीमोनेटाइजेशन 2016 से पहले बहुत कम इस्तेमाल होता था। ये जो वर्ड है ना, डीमोनेटाइजेशन, ये वर्ड, ये टर्म क्वेश्चंस में या बहुत जगहों पे कम इस्तेमाल होता था। लेकिन आफ्टर दिस, और बेसिकली उस साल में 2017 में जो पेपर हुआ सिविल सर्विसेज का, उन पेपर्स में डीमोनेटाइजेशन वर्ड का इस्तेमाल बहुत ज्यादा हुआ। तो टेक्निकली बात यह है कि कभी कभी वो टर्म्स भी पूछ लिए जाते हैं या उन टर्म्स की टर्मिनोलॉजीज भी पूछ ली जाती है जो करंट अफेयर में लगातार काफी टाइम से रहे होंगे, ठीक है। इवन उसके लिए भी गैस हम लोगों ने आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है ऑलरेडी। हमने गैस आपके लिए मंथली इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपके पास वो नहीं पहुंच पा रहा है तो गाइस आप प्लीज हमें उस नंबर पे व्हाट्सएप करिएगा। इवन जो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, प्लीज वहां पे व्हाट्सएप करिएगा। आप लोगों को आपका करंट अफेयर भी मैगजीन, मंथली मैगजीन भी पहुंच जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे गए तो अब हेडिंग बना लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ important topics of economics, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं गाइस, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक, राइट। चलो आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल पे। तो गाइस सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर वो है गाइस नेशनल इनकम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक गाइस नेशनल इनकम, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपसे बात करूं नेशनल इनकम, तो बेसिकली नेशनल इनकम में आपको जीडीपी एट एमपी, मतलब क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। जीडीपी एट एमपी पता होनी चाहिए, जीडीपी एट एफसी पता होनी चाहिए, ठीक है। एनडीपी एट एमपी पता होनी चाहिए। मतलब ये सब चीजें आपको, सोन जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें गाइस आपको पता होनी चाहिए कि नेशनल इनकम में इनको कैसे सॉल्व किया जाता है और इनको सॉल्व करते हुए क्या क्या टेक्निक्स लगती हैं। जैसे नेशनल इनकम में आपके 3 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड आउटपुट मेथड। उसके बाद में एक अलग फॉर्मूला आता है जहां पे आप प्राइवेट इनकम निकालते हो, डिस्पोजेबल इनकम निकालते हो, पर्सनल इनकम निकालते हो। सो वो सारी की सारी चीजें नेशनल इनकम में काउंट होती हैं। और साथ साथ नेशनल इनकम के हर वो क्वेश्चन जो बेसिकली उन चीजों पर बेस्ड होते हैं। जैसे होता है ना कि अगर मैंने शेयर्स पे इंटरेस्ट कमाया तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा या नहीं होगा, या मेरे को किसी प्रॉपर्टी का रेंट मिला तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा नहीं होगा, या फिर मैंने जो फॉरेन कंट्री में पैसे मतलब इन्वेस्ट करे हुए वहां से जो रिटर्न आया क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा नहीं होगा, और अगर होगा तो वो एनएफआई होगा, एनएफटी है होगा। आपको पता नहीं ये सब चीजें टर्म्स जो नेशनल इनकम में वो गाइस इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पे। यानी यहाँ पे मैथमेटिकली नहीं करना आप लोगों को, यानी आप लोग न्यूमेरिकल मत सोचना कि सर इसका न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल के चांसेस 99% नहीं है आने के, बट थ्योरेटिकल बेसिस आएंगे। जैसे एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था इन्होंने प्रीलिम्स में कि जो ऑपरेटिंग सरप्लस होता है जनरली नेशनल इनकम अकाउंटिंग में, उन्होंने इनकम मेथड का डिस्कशन लिया है और इनकम मेथड पे उन्होंने ऑपरेटिंग सरप्लस का डिस्कशन लिया है। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट आता है, रॉयल्टी आती है, फंड्स आते हैं, डिविडेंड्स प्रॉफिट्स आते हैं, ठीक है। काफी सारी चीजें आती है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आता है। तो उसी चीज पे क्वेश्चन पूछ लिया था इन लोगों ने, राइट। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, आउटपुट मेथड हो गया। तो नेशनल इनकम को कर रहे हो तो जो आपने 12th लेवल में अपनी जो नेशनल इनकम पढ़ी थी उसको बेस बनाना। इवन गाइस 11th 12th की इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इकोनॉमी भी वहीं से इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स भी वहीं से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज गाइस आप लोग प्लीज अपने माइंड में रखिएगा। सेकंड, नेशनल इनकम के बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज बेसिकली गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसी में ऑब्वियसली बात है मतलब मेन पॉलिसी आ जाती है
फिस्कल पॉलिसी। वैसे तो गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं टाइम टू टाइम, ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज होती है जो गवर्नमेंट बनाती रहती है, ठीक है, इकोनॉमी के लिए। लेकिन उन सब में से जो सबसे काम की पॉलिसी रहती है, क्या वो रहती है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का आपको मीनिंग पता है, किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अपने फिस्कल्स, फिस्कल्स का मतलब होता है हो जाता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर्स के नॉलेज रखना, ठीक है, रेवेन्यूज एंड एक्सपेंडिचर्स का डिस्कशंस रखना, राइट। जैसे आपको पता बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी आगे टॉपिक से आएगा, तो उसी में फिस्कल्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जनरली गवर्नमेंट पॉलिसीज का पार्ट होता है। आफ्टर दैट गाइस, अगर अगर किसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करो, तो वो टॉपिक गाइस रिजर्व रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI, Reserve Bank of India, that is RBI. Guys, this is the 100%, this is the very important topic and 100% गारंटी है कि आपसे पेपर में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। इवन अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था बैंक वाला, तो वहां पे भी क्रेडिट क्रिएशन की बात आ रही है, ठीक है। तो RBI से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 100% आपका आएगा, ठीक है, राइट। तो बेसिकली गाइज यहाँ पे 100% मैं आपको बोल रहा हूं कि यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मतलब वो गाइज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेगा, लेकिन कहने के गाइज वहां पे इकोनॉमिक्स की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, दैट द अदर टॉपिक इज द मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी। So guys, monetary policy is the another important topic जहां से 100% क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे जैसे अगर आपने कभी कोई क्वेश्चन देखा हो जिसमें CRR की बात होती है, आपको पता है ना, कैश रिजर्व रेशियो, या कहीं पर आपने देखा होगा वहां पे SLR की बात होती है, ठीक है, या कहीं पर आपने देखा होगा वहां पे रेपो रेट, रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट की बात होती है, ठीक है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट, या फिर आप समझो तो बैंक रेट की बात होती है। यानी जितने भी इस टाइप के टॉपिक्स है वो गए सबके सब कहां से रिलेट करेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी से, ठीक है। तो गाइस दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक मैं आपको बात बता देता हूं, प्रीलिम्स में और मेंस में एक क्वेश्चन मोस्ट फ्रीक्वेंटली देखा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखा गया है, द रिलेशनशिप बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो गाइस ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूं इसको, प्लीज आप लिख लीजिएगा, that is relationship between fiscal policy and monetary policy, fiscal policy एंड मॉनेटरी पॉलिसी, यू नो। देखो ऐसा होता है, जस्ट आप लोग माइंड में रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी का यहाँ पे मतलब क्या हो जाता है, जैसे गवर्नमेंट जो है टैक्सेशन, सब्सिडीज एंड ट्रांसफर्स को चेंज कर रही है, राइट। जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट को के खर्चे ज्यादा हो गए, ठीक है, तो गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है, तो गवर्नमेंट का एकमात्र रेवेन्यू है टैक्सेशन। तो अगर वो टैक्स रेट को चेंज कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है, टैक्स रेट को चेंज कर रही है, तो उसका मतलब ये है कि लोगों को पैसा देना है गवर्नमेंट को। अच्छा, लोग जो पैसा दे रहे हैं वो बेसिकली अपनी इनकम का पार्ट दे रहे हैं। अच्छा, जो लोगों की इनकम है वो उस इनकम के कई सारे स्रोत होते हैं, कई सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक है, जिसमें से एक सोर्स ये भी होता है कि जो लोग होते हैं बेसिकली कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां से जो इंटरेस्ट मिलता है, या फिर बैंक में पैसा जमा करते हैं, बैंक से जो इंटरेस्ट रेट निकल रहा होता है, समझ में आएगा आगे मेरी बात। जैसे मैंने बैंक में 1 लाख रुपए जमा करे, तो नाना करते हैं कुछ तो मिलेगा ही मुझे, एग्जाम्पल, ठीक है, कुछ तो मिलेगा ही, तो फिर वो एज एन टैक्स वहां पे जा रहा है। तो फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपस में रिलेट कर रही है, ठीक है। और ये तो गाइस मैं आपको बहुत बेसिक मीनिंग डिफरेंसेस बता रहा हूं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। गाइस जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो वहां पे और अच्छे से डिफरेंसेस आएंगे, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए रहेगा, ठीक है, यहां से आप प्लीज समझिएगा चीजों को। एंड आफ्टर दैट गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट इज द बैंकिंग
सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर। गाइस अगेन बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अच्छा, बैंकिंग सेक्टर में जनरली क्या क्या बातें आ जाती है, आपको क्या क्या चीजों का फोकस करना है, दैट इज यू हैव टू फोकस ऑन दी शेड्यूल्ड बैंक्स। जब आप पढ़ रहे होंगे तो क्या सब कुछ आपको पता लगेगा। इवन गाइस अभी मेरी कुछ वीडियोस और आएंगी, ऑलरेडी कुछ वीडियोस हैं, वीडियोस और भी वीडियोस आगे आएंगी जिसमें हमने इकोनॉमी में प्रीलिम्स में भी काफी क्वेश्चन डिस्कस करे हुए हैं, तो बैंकिंग सेक्टर के भी गाइस काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस हैं, ठीक है। तो शेड्यूल्ड बैंक्स होंगे, ठीक है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स होंगे। जब आप पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आप इन सब चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है। एंड आफ्टर दैट कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। एंड आफ्टर दैट द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये वो इंस्टीट्यूशंस जो लोगों को पैसा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अगर आप समझे तो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। टेक्निकली जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में यहाँ पे आ जाएंगी। और कुछ अदर बैंक्स, अदर इंस्टीट्यूशंस, जैसे एग्जांपल ये लिख देता हूं, अदर इंस्टीट्यूशंस लाइक नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड हो गया, एक्जिम हो गया, मुद्रा हो गया, ठीक है। नाबार्ड इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एक्जिम, यहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। मुद्रा, गाइस ये अदर इंस्टीट्यूशंस हैं जो बैंकिंग सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेंगे आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गाइस इसके बाद जो है वो भी गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, आप उसके बारे में भी आपने काफी ज्यादा सुना होगा, दैट इज बजट। अगर मैं बात करूं तो दिस इज नो डाउट वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टेजेस। मीन्स आपको ये प्रीलिम्स में भी तैयार करना है, प्रीलिम्स में आपको बजट के क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी इस बात की, ठीक है। आपको मेंस में भी बजट के क्वेश्चन मिलेंगे, गारंटी है। और आपसे इंटरव्यू में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये गारंटी है। बजट इवन इवन इंटरेस्टिंग बात क्या होती है, अगर आप मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस बताऊं, तो अगर आपने बजट के कवर पेजेस को भी देखा हो कभी, जैसे बजट ऑब्वियसली बात है, एक तरह का बजट जब आता है तो एक बुक से आती है जिसमें सारे बही खाते, सारे अकाउंट्स लिखे हुए होते हैं, डिस्कशन है उस पर करेंगे हम बजट पे बातें, ठीक है। तो टेक्निकल अगर आप उसके कवर पेज को भी देखो तो मैं आपको बता देता हूं कि कोरोना से पहले, कोरोना से एक साल पहले, आपको सबको पता है एक महामारी आई थी, ठीक है। ऑलमोस्ट अब जा चुकी है वो, इवन वो कहीं नहीं गई है, हम लोग स्ट्रांग हो गए, ठीक है। हम लोग उससे जीत गए, ठीक है। तो टेक्निकली तो बिफोर कोरोना जो बजट का कवर पेज था उसके अंदर बेसिकली मेडिकल को अच्छा प्रमोट किया गया था, ठीक है। जैसे वही डॉक्टर वगैरह मेडिकल सपोर्ट को, जो कि हमेशा से इनका ऑब्जेक्टिव रहा कि भाई मेडिकल सपोर्ट हमें कंट्री को पहुंचाना, ठीक है। लेकिन जब कोरोना आया तो कोरोना आने के जो उसके नेक्स्ट जो बजट आया, उस बजट पे जो कवर पेज पे पिक्चर थी वो ऐसी थी कि डॉक्टर जो है उसके हाथ में इंजेक्शन है और वो मरीज को इंजेक्शन लगा रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा था वैक्सीनेशन को। मेरी बात समझ में आ गई? यानी जो कवर पेज है वो भी इंटरेस्टिंग है। तो कवर पेज से भी गाइस क्वेश्चन आते हैं, इवन इकोनॉमिक सर्वे से भी क्वेश्चंस आते हैं आपके यहाँ पे। तो अगला टॉपिक बेसिकली मैं इकोनॉमिक सर्वे लिखूंगा, उसके भी कवर पेज से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वही मैं आगे आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बजट की बात करूँ तो गाइस बजट में मेजरली आपको तीनों सालों के बजट को फोकस करना है। तीनों सालों का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, एक करंट ईयर, इससे पिछले का साल का, और एक आने वाला। अब देखो आने वाले साल का आने से पहले ऑब्वियसली बात है क्लियर हो जाता है कि क्या क्या कंसेप्ट उसके अंदर होंगे, क्या क्या इश्यूज उसके अंदर होंगे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, छोटा सा एग्जांपल, कोरोना आने से पहले बजट में जनरल बातें थी, ठीक है, जो बजट में खर्चे होते वो थे। कोरोना आने के बाद, अब कोरोना आने के बाद में, कोरोना आया है हमारे जनरली लेवल पे अगर आप बात करें, अब बजट आने के बाद में, अब जनरली जो कोरोना की जो वेव बढ़ी है वो मार्च अप्रैल में तगड़े लेवल पे वो कोरोना बढ़ा है। मतलब अगर आपको याद हो 2020
फरवरी मार्च अप्रैल, वो 3 महीने में ज्यादा हाई लेवल पे गया, फर्स्ट वेव जो चली थी, ठीक है। तो जब अगले साल का जो बजट आया, उस अगले साल के बजट में कोरोना से लड़ने के लिए जो खर्चे थे, उनके लिए जो पैसा चाहिए था, वो भी आया। तो टेक्निकली जो बच्चे उस टाइमिंग में प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको पढ़ाने वाले लोगों ने डेफिनेटली बताया होगा कि बेटा अगले साल के बजट में ये टॉपिक इंक्लूड हो सकता है कि कोरोना से लड़ने के लिए जो पैसों की जरूरत है, या उनका डिस्कशन, ठीक है। टेक्निक मेरी बात समझ में आगे आप लोगों को। ये आप कह सकते हो कि अगर इस साल किसी फॉरेन कंट्री ने हमारे साथ ट्रेड करने में दिक्कत करी, ठीक है, मान लो ट्रेड करने में दिक्कत हो गया, तो आने वाले बजट में इसका डिस्कशन होगा कि ट्रेड कम हुआ तो रेवेन्यू इफेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये बजट के डिस्कशंस हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, 100% आएगा, नॉट इन प्रीलिम्स, नॉट इन मेंस, इवन इंटरव्यू में भी, प्रीलिम्स में भी, मेंस में भी एंड इंटरव्यू में भी, सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस में नहीं, सब जगह आएगा, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस जर्नल हमारा है 7th, या उसके बाद गाइस हमारा इको सर्वे। आप लोगों के पास मालूम होनी चाहिए, अगेन इको सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो भी इंपॉर्टेंट है, वहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इवन एक बार तो प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन भी आ गया था कि जो इको सर्वे, जो ऑब्वियस बात है, जो बुक है, ठीक है, उसका कलर क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, उसका कलर, जैसे जैसे एग्जांपल, आई थिंक 2018 या 19 का, ठीक है, 2018 या 19 का पिंक कलर था इको सर्वे का, पिंक कलर, ठीक है। तो क्वेश्चन आ गया था कि पिंक कलर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, क्या सिग्निफाई करता है। ध्यान रखना, पिंक कलर, टेक्निकली पिंक कलर किसका माना जाता है भाई? पिंक कलर किनको पसंद होता है जेंडर लेवल पे? वुमेन्स को, फीमेल्स को? एग्री करते हो? अब आप बोलो सर ऐसे थोड़ी, पिंक तो मुझे पसंद है, पसंद है, होता है सबको, लेकिन फीमेल को रिप्रेजेंट करता है पिंक कलर, पिंक कलर फीमेल्स को ज्यादा पसंद होता है टेक्निकली, ठीक है। तो जो पिंक कलर है वो वुमेन एम्पावरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पिंक कलर सिग्निफाई दी वुमेन एम्पावरमेंट। ये क्वेश्चन आया था, अब सोच रहे हो, क्या अजीब बात पूछ रहे हैं, पिंक कलर या इको सर्वे का कलर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। अब मान लो अगर इको सर्वे पे अगर ये वाला साइन होगा, ठीक है, नहीं ये वाला नहीं, वो प्लस का जो साइन होता है, ठीक है, प्लस वाला साइन, नोट चर्च वाला साइन नहीं, प्लस वाला साइन जो होता है ये वाला, ठीक है, प्लस वाला साइन, तो ये मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ गया आप लोगों को? मेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैटर करता है कि क्या चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये भी गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में गाइस हमारी इकोनॉमी की टैक्स सिस्टम। देखो अभी मैंने आप लोगों से गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात करी थी, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज की बात की थी। ध्यान रखना, टैक्स सिस्टम इज आल्सो द गवर्नमेंट पॉलिसी कंसेप्ट, ठीक है, टैक्स सिस्टम जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी कंसेप्ट है, बट टैक्स सिस्टम के अलग से क्वेश्चंस आए, इवन बस अगर आप मान के चले तो सारे टैक्स में, मतलब वैट, ये टैक्स वो टैक्स, उन सब टैक्सेस में से एक टैक्स पॉलिसी आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, दैट इज जीएसटी, ठीक है, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी। अच्छा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं कि पहले जो जीएसटी पे क्वेश्चंस आते थे, यानी जब जीएसटी लागू नहीं हुआ था, इवन 4-5 साल 5-6 साल पहले तक, या कह सकते हो 2006 से लेकर 2017-18 तक, क्या होता है जीएसटी, क्यों लाना चाहते हैं कंट्री में, उससे क्या फायदे होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते थे। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, तो अब जीएसटी आ चुका है, जीएसटी पे पूछी जाती है, कह सकते हो जीएसटी पे क्या चेंजेस अच्छे रहेंगे, जीएसटी में क्या न्यू पॉलिसीज आने वाली हैं, ठीक है, जीएसटी में चेंजेस का इंपैक्ट पूछा जाता है कि अगर जीएसटी में कुछ चेंज किया जाए तो उससे इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या पड़ेगा। तो जीएसटी से रिलेटेड गाइस ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बेसिकली आते हैं। अदर अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट कि कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चंस आए हुए पेपर में, ठीक है, कुछ एप्लीकेशन क्वेश्चन आए हुए हैं, उन एप्लीकेशन क्वेश्चन का सीधा सीधा जो कनेक्शन है वो होगा डिमांड एंड सप्लाई से, सीधा सीधा कनेक्शन किससे बेटा? डिमांड एंड सप्लाई से, डायरेक्ट कनेक्शन है। तो मेरा सजेशन रहेगा कि गाइस आप ये ट्राई करो कि इसकी डीप नॉलेज अगर कोशिश हो पाए आप लोगों से,
ठीक है, ज्यादा नहीं, सिर्फ डीप नॉलेज ले लो कि डिमांड सप्लाई होने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, वो चीज गाइस आप लोग प्लीज अपने माइंड में रख लीजिएगा। एंड गाइस कुछ टॉपिक्स और देखे गए, जैसे काफी सारे क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस में हमें इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन के पूछे गए हैं। अब इन्फ्लेशन में क्या, जैसे उसके कॉजेस, इन्फ्लेशन कैसे होता है। जैसे कुछ इकोनॉमिक्स कहते हैं कि अगर इकोनॉमी के अंदर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल नहीं करोगे, अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल नहीं करोगे तो उससे इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मतलब टेक्निकली है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप कम कर रहे हो, ठीक है, कंट्रोल करने का मतलब कम नहीं कर रहा हूं मैं, बढ़ाने की बात कर रहा था। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को तुम कम करते जा रहे हो, तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ता जाएगा इकोनॉमी के अंदर। वो पीछे टेक्निक से जस्ट अगर आपको पता हो तो एक फिलिप्स कर्व नाम की चीज होती है, फिलिप्स कर्व। वो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ, जो लोग बिल्कुल नहीं होते उनको कुछ नहीं पता होगा, लेकिन जो जानते हैं उनको पता होगा। फिलिप्स कर्व के अकॉर्डिंगली अनएम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन में इनवर्स रिलेशनशिप होता है, लेकिन मतलब अगर इन्फ्लेशन को कम करना है, कंट्रोल करना है, तो इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो इन्फ्लेशन बढ़ाना पड़ेगा। सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, एंड आफ्टर दैट इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन के और इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब जनरली आप बात करो कि सर व्हाट आर द बेसिकली टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन के टाइप्स तीन माने जाते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा गया है। दैट इज डिफ्लेशन डिफ्लेशन डिसइन्फ्लेशन और हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, तो गाइस ये अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एंड आफ्टर दैट गाइस जो नेक्स्ट है दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज द इकोनॉमिक साइकिल। यहाँ से भी गाइस काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज इकोनॉमिक साइकिल। ठीक है, इकोनॉमिक साइकिल का यहाँ से भी काफी सारे क्वेश्चंस बेसिकली पूछे गए हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, जैसे अब इकोनॉमिक साइकिल्स में चार साइकिल्स, मतलब चार स्टेप्स होते हैं इकोनॉमिक साइकिल में। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो रेसेशन होता है, ठीक है, डिप्रेशन होता है, स्लो डाउन होता है, एंड नो डाउट बूम होता है। तो ये चारों चीजें इनसे रिलेटेड बाय क्वेश्चंस गाइस पूछे गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने एक नाम सुना होगा, ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, तो जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं या जो लोग इकोनॉमिक्स ऑप्शनल को ऑप्ट करने वाले हैं, तो उनके लिए टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनके 100% इकोनॉमिक्स ऑप्शन में ग्रेट डिप्रेशन का क्वेश्चन आता है। तो वो ये पूछ रहे, जनरली ये क्वेश्चन आता है, अगर आप ग्रेट डिप्रेशन पूछोगे तो उसमें यही चीज पूछी जाती है कि ग्रेट डिप्रेशन आया क्यों, आया कैसे, और वो फिर सही कैसे हुआ, और वो अगर फ्यूचर में कभी आ जाए तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे। तो बस यही इन्हीं चीजों को आप इकोनॉमिक साइकिल कहते हो, राइट। अब कभी कभी बूम भी आया, अगर आप देखें तो 2003, अगर मैं जनरली बात करूं इंडिया इकोनॉमी के लिए, 2003 से लेकर 2008, ये जो था ये ड्रीम रन था। ड्रीम रन कैसे, इंडियन इको, जो लोग इंडियन इको को पढ़ रहे हैं उनको शायद पता होगा कि व्हाट डू मीन बाय ड्रीम रन। तो ड्रीम रन था, इस टाइमिंग में कंट्री बूम पर थी, बहुत अच्छी प्रोडक्शन चल रही थी, बहुत बढ़िया प्रोडक्शन चल रही थी। लेकिन आफ्टर दैट इकोनॉमी रेसेशन पर आ गई, एंड उसके कुछ टाइम बाद इकोनॉमी में एकदम स्लो डाउन आया। ठीक है, राइट। तो ये जनरली इकोनॉमिक साइकिल है, इस पे भी गाइस काफी सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। और बेसिकली बात ये आ जाती है कि जब भी ये आती है तो व्हाट आर दी गवर्नमेंट्स स्टेप्स टू हैंडल दीज थिंग्स। ठीक है, व्हाट आर दी गवर्नमेंट स्टेप्स टू हैंडल दीज। ठीक है, इन सबको हैंडल करने में गवर्नमेंट के क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो गवर्नमेंट फॉलो करती है। गॉट इट। तो ये गाइस एक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गाइस टॉपिक्स सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने सिलेक्टेड टॉपिक उठाए यानी जो 100% आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो प्लीज एक एक टॉपिक को नोट करते जाइएगा, डोंट स्किप द वीडियो। ठीक है, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक टॉपिक को ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। एंड आफ्टर दैट गाइस 13 टॉपिक है हमारे पास, दैट इज सिक्योरिटी मार्केट्स, दैट इज सिक्योरिटी
मार्केट्स, जिस आपको पता होगा जैसे सिक्योरिटी मार्केट्स में आप बात करते हो बॉन्ड्स की, डिबेंचर्स की, बुल्स एंड बियर्स की, इशूड कैपिटल की, नो डाउट सेबी की। इनके ना टर्मिनोलॉजीज आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, एक टर्म होता है बुल एंड बियर। आपको ना इसके टर्मिनोलॉजीज पता होनी चाहिए, ठीक है। टर्मिनोलॉजीज अगर आपको इसकी पता है ना, तो मेरे हिसाब से आप इन टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हो। जैसे बुल एंड बियर, कि जब स्टॉक मार्केट में बुल होता है और बियर होता है तो शेयर्स के प्राइसेस बढ़ते हैं कम होते हैं, क्या इन सब चीजों में चेंजेस आते हैं, ठीक है। और आपको थोड़ी सी बॉन्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। बॉन्ड्स, शेयर मार्केट की नॉलेज थोड़ी बहुत तो एटलीस्ट हो। ये मेंस में आपको सपोर्ट करेगा। जो मेंस ये पेपर 3 होगा वहां पे कहते आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। जैसा बॉन्ड्स पढ़ रहे हो वैसे कहते आपको डिबेंचर्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। डिबेंचर्स के बारे में कहते आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। एक साथ में टर्म होता है ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज्ड कैपिटल का ये भी एक जनरली बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। यहां से भी क्वेश्चन काफी बार पूछ ले गए हैं ऑथराइज्ड कैपिटल से, ठीक है। एंड एक जो टॉपिक है जिसका नाम है सेबी, गाइस इसकी गारंटी ली जाती है कि 100% ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। इवन ये कहाँ कहाँ आ सकता है, ये गाइस आपका प्रीलिम्स में आ सकता है, मेंस में आ सकता है और इंटरव्यू में आ सकता है, ठीक है। जस्ट मैं आपको एग्जांपल दूं तो अभी अभी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अभी एक टीचर पढ़ा रहे थे, ठीक है, एक स्टूडेंट ने बताया, क्योंकि मैं एक ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ और वो जीएस की क्लासेस उनसे ले रहा था, तो वहां पे इकोनॉमी का टॉपिक था, ठीक है, उनसे पढ़ रहा था। तो उस टाइम वेब सीरीज आई थी हर्षद मेहता की। आपको पता होगा हर्षद मेहता स्कैम 1992 वेब सीरीज आई थी, ठीक है। तो उसका डिस्कशन, जब ये टॉपिक चला तो उसका डिस्कशन भी आया, हर्षद मेहता का डिस्कशन भी आया, ठीक है। तो ये बात डिस्कस हुई कि सेबी का रोल क्या होता है। और ये बहुत अच्छा एग्जांपल है, अगर आपने वो वेब सीरीज देखी, क्योंकि मोस्ट ऑफ दिस पीपल वो वेब सीरीज देखी हुई, इवन अगर वो वेब सीरीज नहीं भी देखी हुई है तो हर्षद मेहता के बारे में सुना हुआ होगा। तो डेफिनेट सी बात है कि उस टाइमिंग में इतना बड़ा स्कैम इसलिए हो गया था क्योंकि सेबी बहुत पावरफुल नहीं था। अब भाई बात तो सही है ना। सेबी क्यों इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, क्योंकि उस टाइमिंग में स्कैम इसलिए हो गया था क्योंकि सेबी इतना स्ट्रांग नहीं था, तो सेबी को स्ट्रांग किया गया और आज तक स्ट्रांग कर रहे हैं। तो सेबी एक ऐसा टॉपिक है जो इंडिया में या किसी भी मतलब इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इंडिया में स्कैम्स को रोकने की कोशिश कर रहा है। कैपिटल वाले स्टॉक मार्केट के स्कैम्स को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो कोशिश तो हो रही है, तो इसलिए सेबी इंपॉर्टेंट है। इवन ये क्वेश्चन हमेशा पुटअप रहेगा कि व्हाट आर दी मेन स्टेप विच इज टेकन विच हैव टू बी टेक बाय सेबी टू कंट्रोल द स्कैम इन द कमिंग फ्यूचर ईयर, ठीक है। फ्यूचर में स्कैम को कैसे रोका जाए, ठीक है। एमी मैं मजाक के तौर पे कह रहा हूँ। देखो सबके पास दिमाग होता है। हो सकता है कोई स्कैम करने की टेक्निक नहीं ढूंढ ले स्टॉक मार्केट में, हो सकता है आप ढूंढ लो, मैं ढूंढ लो, कोई भी ढूंढ ले, मे बी। तो सेबी को पहले से सब पे कंट्रोल करना पड़ेगा, पहले से कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी कि जिससे कि सब चीजों पे कंट्रोल हो जाए, ठीक है। तो वो चीज आप लोग अपने माइंड में बेसिकली रखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे काफी बार दिखा है, ठीक है, काफी बार गाइस वो मुझे क्वेश्चन दिखा है आपके प्रीलिम्स में, दैट इज डेप्थ इंस्ट्रूमेंट्स। एक्चुअली होता है क्या है, ये एक्चुअली आपका इस टॉपिक पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, ठीक है। ये पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक है, जब आप लोग इंडियन को पढ़ोगे तो आएगा, ठीक है। पब्लिक फाइनेंस, अब ऐसा होता है कि हर किसी को उधार की जरूरत पड़ती है, तो ऑब्वियस बात है जहां लोगों को जरूरत पड़ती है यानी हाउस होल्ड्स को पड़ेगी उधार की जरूरत, एंड गवर्नमेंट को उधार की जरूरत पड़ेगी। और मजे की बात क्या है, जो उधार ये नीड होगी इनको, और जो दे रहा होगा वो भी ये हाउस होल्ड एंड गवर्नमेंट्स होगी। यही लोग हैं जो जो बेसिकली ऑफर कर रहे होंगे कि हमसे उधार ले लो। टेक्निकल बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। डेप्थ, तो अगर मैं बात करूं तो डेप्थ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मैं अगर गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। जैसे मान लो कोई, जैसे आप गवर्नमेंट हो, आपको पैसा चाहिए, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियस सी बात है आप पैसा उधार लोगे। लेकिन उधार क्या लोगे, लोगों के पास जाओगे, हाँ जी मुझे पैसा दे दो, ऐसे ऐसा तो कोई पैसा देगा ही नहीं आपको। आप वहां पे कुछ टर्म्स यूज करोगे, उन्हीं टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज ट्रेजरी बिल, ठीक है। उन्हीं टर्म्स की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज ट्रेजरी
बिल्स गाइस ये 100% आपके एग्जाम में आएगा। मतलब मैं 100% इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन देखे हैं इसके, ठीक है, इसलिए मैं गाइस इस पे 100% वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, बॉन्ड्स। देखो एक तो बॉन्ड वाला टॉपिक आपने यहाँ पढ़ा, यहाँ पे जो बॉन्ड से यहाँ पे भी बॉन्ड डिस्कस सेम कर रहे हो, यहाँ पे बॉन्ड के बारे में डिटेल पढ़ रहे हो, और यहाँ पे आप बॉन्ड को एज अ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हो, ठीक है। बॉन्ड एज अ डेप्थ इंस्ट्रूमेंट जो पैसे को बेसिकली इकट्ठा करवाता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस कुछ बेसिक टॉपिक्स है जिनके पेपर में आने के कम चांसेस हैं, लेकिन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंटली एग्जाम में आ सकता है, दैट इज फॉरेन करेंसी। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। इवन आप लोगों को पता है कि रूपी और डॉलर बहुत फ्लक्चुएट होता है, मतलब रूपी ऊपर नीचे बहुत होता रहता है। इवन अभी एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट आई थी, हो सकता है आप वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो, मैं तब के बाद, इसलिए मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा। मैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मतलब आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं वीडियो अपने हिसाब से आज, तो इस 2-3 दिन पहले एक वीडियो आई थी हमारी कंट्री की फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन ने बताया था कि रूपी डीवैल्यू नहीं हो रहा, डेप्रिशिएट नहीं हो रहा, डॉलर बढ़ रहा, डॉलर अप्रिशिएट हो रहा। मतलब ऐसा मान लो किसी ने इसका मेमो बनाया कि एग्जाम में मैं फेल नहीं हुआ, टीचर ने मुझे फेल किया है। ऐसा मान के चलो, मतलब रिजल्ट फेल का आया तो मैं फेल नहीं हुआ, मैं तो हुआ ही नहीं फेल, टीचर ने फेल कराया मुझे, वो चाहता ही नहीं मैं पास हूं। तो रुपी कम नहीं हो रहा, एक्चुअली डॉलर रुपी से बढ़ रहा है। तो वो सीतारमन जी ने बताया था इस बारे में, काफी मेमे बने थे, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉरेन करेंसी वाला कंसेप्ट हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन जब जब ओपेक की बात होगी, ऑयल की बात होगी, ट्रेड की बात होगी, तो गाइस फॉरेन करेंसी वाला टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। इवन फॉरेन करेंसी की अगर आप बात करो तो आपको एक्सचेंज रेट, फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सचेंज रेट्स भी समझनी पड़ेंगी, ठीक है। फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सचेंज रेट, अगर आप लोग फॉरेन करेंसी की बात कर रहे हो तो आपको एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस भी समझनी पड़ेंगे, जैसे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है, फिक्स एक्सचेंज रेट, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, डर्टी एक्सचेंज रेट, मैनेज डर्टी, मैनेज फ्लोटिंग, ठीक है। इन सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको एक्सचेंज रेट के फ्लक्चुएशंस कि अगर वो चेंज होता है तो कैसे इकोनॉमी में चीजें बदलती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं तो 2014 में, 2014 में चाइना ने अपनी करेंसी डी वैल्यू कर दी थी। इन 2014 चाइना डी वैल्यूज देयर करेंसी, ठीक है। उन्होंने अपनी येन को डी वैल्यू कर दिया था, अपनी करेंसी को। पीछे कुछ भी पर्पस होगा उनका, पर उससे चाइना बर्बाद हो गया था, मतलब बर्बाद होते होते बच गया। वो तो वहां के इकोनॉमिक्स ने संभाल ली बात, राइट। वो कहानी होगी, जब टॉपिक आएगा फॉरेन करेंसी तो डिस्कस करूंगा। तो ये करंट अब 2015 में डेफिनेटली फ्लक्चुएशंस ऑफ एक्सचेंज रेट आया होगा क्वेश्चन, क्योंकि 2014 में चाइना ने अपनी करेंसी को डिवैल्यू करा था। यही चीज करंट अफेयर की बात मैं आप लोगों से यहाँ पे बेसिकली आपसे कर रहा हूँ, ठीक है। जहां फॉरेन करेंसी इंपॉर्टेंट है, वहीं पर क्या है, आपका फॉरेन ट्रेड भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन फॉरेन ट्रेड गाइज प्रीलिम्स में या मेंस में, जीएस में कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फॉरेन ट्रेड गाइज आपका ऑप्शनल में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक है जो ऑप्शनल में आएगा। ऐसा तो मैं ऑप्शनल का टॉपिक भी बता सकता हूँ, लेकिन नहीं, ये वो टॉपिक है जो सब जगह आने के चांसेस हैं, बट सबसे कम प्रीलिम्स में है, मेंस में कम है और ऑप्शनल में ज्यादा है, ठीक है। तो ये चीज आप माइंड में रखिएगा। हाँ, यहां से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। ये यहां से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज यहां से इंपॉर्टेंट चीजें गाइस आ सकती हैं। नाउ गाइस उसके अब इन सब के बाद में एक ऐसा टॉपिक, अगेन मैंने बताया ना, जिन पे मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, जहां से क्वेश्चन आएगा, फिर से एक टॉपिक आया जिसकी मैं 100% गारंटी ले रहा हूं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। इस टॉपिक की 100% गारंटी है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये इसको क्वेश्चन 100% आएगा, 100%, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ नहीं बिगाड़ सकता कोई किसी का इस क्वेश्चन के बगैर, ये 100% आएगा। इवन यहाँ पे आपको समझना है करंट अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ से जो गाइस आपको क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्ट रहेगा, इनडायरेक्ट रहेगा, आप समझिए, ठीक है। कभी 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 ये सरप्लस होगा, कभी कभी ये डेफिसिट्स होंगे, और फिर ये एक दिन बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अब जनरली आपको पता है
कि यहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स की बात होगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में कब है? जब कंट्री ज्यादा अर्न कर रही हो। ज्यादा अर्न कब करेगी? जब कंट्री ज्यादा एक्सपोर्ट करेगी। तो ध्यान रखना, सरप्लस जनरली कब होता है? जब एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट्स होता है। और डेफिसिट कब होता है? जब कंट्री को ज्यादा पे करना पड़ रहा है। पे कब कर रहे हैं? जब कंट्री ज्यादा इंपोर्ट कर रही है एक्सपोर्ट से। और बैलेंसिंग कब होती है? कि जो जितना एक्सपोर्ट किया और उससे कमाया, मतलब एक्सपोर्ट किया, उससे इनकम हुई और उतने पैसे का हमने इंपोर्ट कर लिया। ठीक है, ई डू नॉट फॉर एक्सपोर्ट, एम डू नॉट फॉर इंपोर्ट्स। ठीक है, तो ये जनरली एक छोटा सा टॉपिक है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आने के 100% चांसेस है। वो गाइस जब ये टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करूंगा, फिर ये टॉपिक बड़े लेवल पे डिस्कस होगा। ठीक है, ये गाइस आप प्लीज अपने माइंड में इसको अच्छे से रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद गाइस फिर एक टॉपिक निकल के आता है अगेन, जिसकी गारंटी है आने की, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। फॉरेन गाइस, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दैट इज एफ आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें आप मान के चलो एफ डी आई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एफ डी आई, एफ पी आई, एफ डी आई इंपॉर्टेंट है, एफ पी आई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यू कैन से दैट द पार्टिसिपेशनरी नोट्स, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, एंड आफ्टर दैट गाइस इसके साथ में एक टॉपिक और ऐड कर लो, बट नॉट द लीस्ट, दैट इज इंडेक्स। जैसे एग्जांपल होल होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI, राइट। या फिर आप कह सकते हो IIP। ठीक है, या IIP यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। दैट इज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये भी क्या थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम ही क्वेश्चन यहाँ से देखे गए हैं। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे आपको इकोनॉमिक्स में बताने का था, अगर आप ध्यान से देखें जो सारे टॉपिक्स हैं ये किसके हैं? दीज टॉपिक्स आर ओनली ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये किसके टॉपिक्स है मेरे बच्चा? ये है इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स। ठीक है, और अब मुझे किन के टॉपिक्स का डिस्कशन करना है? ध्यान रखना, ये सारे टूल्स हैं। अब इकोनॉमी के टॉपिक्स का डिस्कशन करना है, वो बहुत सारे नहीं है, वो डिटेल डिस्कशन नहीं है, बस मैं वो लिख देता हूं। लेकिन गाइस जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल डिस्कशन से। ठीक है, तो नाउ राइट द हेडिंग, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो जनरली अगर आप बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आएगा, समझिएगा, सबसे पहला टॉपिक आएगा गाइस यहाँ पे एग्रीकल्चर। इवन अभी इसमें और टॉपिक्स इंक्लूड होंगे जो होंगे तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बट फिर भी हम उनको अलग अलग मानेंगे क्योंकि उन सबका एक अलग अलग लेवल है, अलग एक्सप्लेनेशन है। गाइस एग्रीकल्चर 110% इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ की बात करोगे? ये आपका प्रीलिम्स में भी आएगा, ये आपका मेंस में भी आएगा, ये आपका इंटरव्यू में भी आएगा, इवन ये आपका ऑप्शनल का जो पेपर है उसमें पूछा जाएगा। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि जब आप सिविल सर्वेंट बन जाओ, IAS कलेक्टर बन जाओ, तो गाइस आपको जिस इंस्टीट्यूशन में पोस्ट किया जाए वहां भी आपको एग्रीकल्चर की पॉलिसीज में इन्वॉल्वमेंट मिले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एग्रीकल्चर हर तरीके से इंपॉर्टेंट है, जितने भी टाइप से एग्रीकल्चर के वो सब आपको पता होने चाहिए। ठीक है, सेकंड, बेसिकली सेकंड यहाँ पे गाइस हमारी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, लेकिन उसको मैं अलग से लिख रहा हूं। हमारी इकोनॉमी के अंदर टर्म आया ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशंस, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन, या आप कह सकते हो अदर रेवोल्यूशंस, और भी रेवोल्यूशंस हैं। ठीक है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन जो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, इकोनॉमी के सारे टॉपिक्स वो है जो पूछे पछा है, हमेशा ही पूछा गया है यहाँ से। ठीक है, थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ से हमारे पास जो फ्रेम्ड होता है, दैट इज मीन्स ऑफ इरिगेशन। मीन्स ऑफ
इरिगेशन, मीन्स ऑफ इरिगेशन, ध्यान रखना सिंचाई हिंदी में कहते हैं ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, ट्रेडिशन एंड मॉडर्न, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न टेक्निक्स टू इरिगेट इरिगेट योर फॉर्म, ठीक है, और यू कैन से दैट सॉइल्स, ठीक है, आप अपने खेत को कैसे सिंचाई कर रहे हो, यानी वहां पे पानी कैसे पहुंचा रहे हो, उसके ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन यहां से क्वेश्चन ये भी फ्रेम होता है क्योंकि देखो हमेशा इनमें पॉलिसीज बनती हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसीज, ठीक है, या इरिगेशन पॉलिसीज, तो हमेशा आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दी पॉलिसीज जो आप प्लान कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो यहाँ पे बनाने के लिए, ठीक है, तो ये गाइस इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद जो अगला है दैट इज एग्रीकल्चर लोन्स एंड सब्सिडी, ठीक है, लोन्स एंड सब्सिडीज ये इंपॉर्टेंट है, राइट, एंड आफ्टर दैट द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये गाइस मैं इन सब पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एंड आफ्टर दैट द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट मैं आपको बता देता हूं 2013 में बना था, और 2013 से लेकर अब तक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा है। 2013 में बना था गाइस फूड सिक्योरिटी एक्ट, ये अब तक रहा है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सभी लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पर, ठीक है। एंड उसके बाद गाइस जो अगला टॉपिक दैट इज यहाँ पर है वो है गाइस हमारा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। जैसे जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज माइंड में अगर रखिएगा तो कहीं ना कहीं ये हमारा मॉडर्नाइजेशन है, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। तो मैटर ये करता है कि गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि हम ये कहते हैं कि भाई हम इंडिया मॉडर्न हो गया, नहीं, हमेशा नई नई पॉलिसीज चाहिए। तो एक क्वेश्चन बहुत बार फॉर्मुलेट होता है यहाँ पर कि व्हाट आर द न्यू पॉलिसीज दैट गवर्नमेंट नीड टू अप्लाई ऑन इन द इकोनॉमी, ठीक है, जो मतलब इकोनॉमी में गवर्नमेंट को वो सारी पॉलिसीज जो अप्लाई करनी चाहिए, जो जरूरी है, वो कौन कौन सी पॉलिसीज हो सकती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का फ्रेम होता है, ठीक है। उसके बाद में गाइस एक और क्वेश्चन आता है, अगर आपने सुना हो MSME, इसकी मैं अगेन 100% गारंटी लूंगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसकी भी 100% गारंटी है। MSME, हाँ, जो लोग इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हो उनको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, जो लोग नहीं है मैं आपको बता देता हूँ। MSME का मतलब होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, राइट, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये गए टेक्निकली अब बहुत ज्यादा साल नहीं हुए, लेकिन हाँ जब से ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ है और अब तक हो रहा है और आने वाले 50 साल तक होगा, ठीक है, तो ये भी एक अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज्यादा डिटेल डिस्कशन में अब इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि गाइस आप लोगों आप वीडियो का ड्यूरेशन काफी ज्यादा हो चुका है, तो क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, इवन मैं इसके बारे में आपको और अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन और पूछा गया है, ठीक है, दैट इज सर्विस सेक्टर, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, सर्विस सेक्टर जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर, मतलब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम आपको सर्विस दे रहे हैं अपनी, ठीक है। तो टेक्निकली सर्विस सेक्टर जो है बहुत फेमस है हमेशा से इंडिया में, ये वर्ल्ड में भी कह सकते हो आप, लेकिन सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ है आफ्टर कोरोना हुआ है, क्योंकि कोरोना के बाद में सर्विस वर्क फ्रॉम होम, कोरोना के बाद में वर्क फ्रॉम होम हुआ, तो ये पता लग गया कि सर्विस का मतलब सर्विस होता है, फिजिकल अपीयरेंस जरूरी नहीं है। मतलब हम लोगों ने भी घर से पढ़ाया, तो जरूरी नहीं था कि हम स्टूडेंट सामने हो या स्टूडेंट आपको इंस्टीट्यूट आए, क्योंकि जब वो तो सब चीजें डाउन हो गई थी, शट डाउन हो गई थी, लॉकडाउन लग गया था, ठीक है,
तो सर्विस हमको पता लगा हाँ यार सर्विस का मतलब सर्विस होता है, उसका मतलब फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। उसका मतलब आपको कोई भी सर्विस किसी को देनी है तो जरूरी नहीं आपको फिजिकली उसके पास जाना पड़े, राइट। तो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपको बता देता हूं कि इंडिया आईटी सेक्टर में बहुत काम कर चुका है। इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडिया फेमस है, और इवन एक टाइम ऐसा आया था जो इंडिया वर्ल्ड में फर्स्ट रैंक पर था आईटी फील्ड में, ठीक है। इवन काफी लोगों को तो ये भी सजेशन मिलने लगे थे कि आप कोई भी मतलब ग्रेजुएशन तो कर रहे हो, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब की तरफ नहीं जा रहे तो आईटी का कोर्स कर लो, कोई भी हमेशा सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इवन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अभी भी सपोर्ट में है, और आने वाले फ्यूचर ही टेक्नोलॉजी का गाइस, फ्यूचर ही उसी चीज का, यानी वो कहते हैं ना कि रोबोटिक्स का फ्यूचर है, ठीक है। जैसे इंडिया में जैसे पेट्रोल, वर्ल्ड में पेट्रोल खत्म होता जा रहा है तो इंडिया में इलेक्ट्रिक कार इंट्रोड्यूस हो गई, तो ये टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी, तो लोगों को उससे फैमिलियर कराया जाएगा। तो उसके लिए लोगों को पहले टेक्निकल नॉलेज दी जाएगी, तब जाके लोगों को पता चलेगा, ठीक है। तो सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसके बाद का जो अगला टॉपिक, दैट इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स, तो गाइस दिस इज द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो गाइस यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया है, गाइस ये है इकोनॉमी का डिस्कशन, और ये जो हमने गाइस यहाँ पे डिस्कशन किए थे, ये गाइस डिस्कशन है हमारे इकोनॉमिक्स के, ठीक है। तो जितनी बातें मैंने आपको बताई है प्लीज वो ध्यान से समझिएगा, और गाइस करंट अफेयर पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, और जो हमारे न्यू बैचेज है उनको भी अगर आप जानना चाहते हैं तो भी गाइस आप हम लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। Okay friends, have a nice day. Thank you. Bye bye. Take care.